जब मामला यूजीसी का आया था, जी। जब आपस में बांटने की बात हुई थी, तो किसी भी राजनेता ने मुखर होकर कोई बात नहीं की सिवाय हमारी बहन जी ने कही। इस बार बसपा का जो बेस वोट है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो सर्व समाज का वोट है, समर्पण और जनता के लिए और कमजोर के लिए और असहाय के लिए और गरीब के लिए तो मेरे डीएनए में है। गोंडा बलरामपुर जब एक हुआ करता था, हमारे बाबा स्वर्गीय बाबू महेश्वर दत्त सिंह जी, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सरकारी नौकरियां दी और सर्वाधिक अगर लोगों का जन कल्याण किया, तो उसमें आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि बाबू महेश्वर दत्त सिंह का नाम मतलब 100% हर आदमी, हर व्यक्ति, हर जात, हर समुदाय का लेगा। हम समाज के हमेशा ऋणी रहते हैं कि हमको कभी महसूस नहीं होता, भले ही हम व्यवस्था में रहें, सत्ता में रहे ना रहें। हमारे पिताजी बहु मंगल देव सिंह जी, मैं बीएसपी में हूँ, आज भी कांग्रेस में। परिवार के अलावा आपने और किससे राजनीति का गुरु मानते हैं अपने? मैं एक ही बहन जी को अपना आदर्श मानता हूँ। चौमुखी विकास की बात होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र जात, धर्म और मजहब में उलझ के रह गया। वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, मैं उनसे यही बात बार बार कहता हूं कि हमको आपको नया इतिहास बनाना है। बसपा में संगठन कितना मजबूत है? राजनीति में एक बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जैसे लोग कहते हैं कि गरीबों का कल्याण और गरीबों को अवसर देने वाली पार्टी, तो वाकई में बीएसपी है। कोई राज्यसभा मेंबर बना, कोई मिनिस्टर बना, किसी को विधान परिषद भेजा। आपका उद्देश्य क्या है राजनीति में? मैं विचलित नहीं होने वाला हूं कि कहीं पे पद मिले या ना मिले, इनसे कभी नहीं विचलित होने वाला हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट पे आज हम फिर से आपके लिए एक विशेष चर्चा लेकर आए हैं और आज की इस विशेष चर्चा में हमारे मेहमान हैं प्रताप भुवन सिंह जी। भुवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। इनके बारे में आपको परिचय देना चाहूँगा। प्रताप भुवन सिंह बसपा नेता है, तुलसीपुर विधानसभा से आते हैं। आप अपनी पीढ़ी में 3rd जनरेशन लीडर हैं। आपके पिताजी, आपके बाबा जी, तीनों जो है राजनीति के निपुण खिलाड़ी गोंडा बलरामपुर क्षेत्र से रह चुके हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से इस इंटरव्यू के दौरान जानेंगे। प्रताप भुवन सिंह, वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या है, ज़मीन पर इनके लोगों के साथ जो संवाद होते हैं उनकी दिशा क्या है। सबसे पहले प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका गोंडा पोस्ट पर एक बार फिर से। मैं शुरू करूँगा आपके परिवार से इस चर्चा को। गोंडा बलरामपुर जब एक हुआ करता था, उस समय सन 69, 70 मतलब 65 के दशक से, 65 सन 1965 से हमारे बाबा स्वर्गीय बाबू महेश्वर दत्त सिंह जी, जो कि आप किसी भी पॉलिटिकल या जो भी राजनीतिक लोग हैं या सामाजिक लोग हैं, आप जब उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानकारी करेंगे, आज तो हमारे हिसाब से सन 1992 में हमारे बाबा जी ख़त्म हुए। आज इतने दिनों के बाद भी आपको जो नया हमारा जनरेशन है या जो हमारे पहले का जनरेशन है, उनके बारे में भली भांति जानता है कि वो ज़मीनी स्तर के नेता थे और गोंडा बलरामपुर की राजनीति में उनका व्यापक पकड़ था, ज़मीन पे, गरीबों में, असहायों में। और हमारे हिसाब से जो हम लोगों को जानकारी है, वो कोऑपरेटिव के चेयरमैन लगभग 22 साल रहे, विधानसभा बलरामपुर सदर से विधायक रहे। आपके बलरामपुर गोंडा एक हुआ करता था, उस समय आपके गोंडा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव चेयरमैन और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और इस बात का मैं गर्व करता हूं कि मैं उस परिवार से आता हूं कि सर्वाधिक हर जात, हर धर्म में जब उनके उस समय कोऑपरेटिव चेयरमैन रहते हुए या विधायक रहते हुए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सरकारी नौकरियां दी और सर्वाधिक अगर लोगों का जन कल्याण किया, तो उसमें आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि बाबू महेश्वर दत्त सिंह का नाम 100% हर आदमी, हर व्यक्ति, हर जात, हर समुदाय का लेगा और बड़े सम्मान के साथ रहेगा। मैं उस परिवार से आता हूं। लोगों को रोजगार दिया, निश्चित तौर पे रोजगार दिया, साफ सुथरी छवि रही, शुद्ध रूप से जनता की सेवा में समर्पित अगर नाम गिने जाएंगे, गिने चुने, तो बाबू महेश्वर दत्त सिंह का नाम लिया जाता है और बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज इतने दिन हो गए, आज 20-30 साल हो गए, हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन आज भी वो सम्मान उनको समाज देता है और इस बात के लिए हम समाज के हमेशा ऋणी रहते हैं कि हमको कभी महसूस नहीं होता, भले ही हम व्यवस्था में रहें, सत्ता में रहे ना रहें, लेकिन जो किया उन्होंने समाज के लिए और लोगों के लिए, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। उससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और सार्थक दिशा में काम करने का इच्छा शक्ति हम लोगों की प्रबल होती है। तो पहली बात रही हमारे बाबा जी की। उसके बाद आपके पिताजी, हमारे, मुझे याद है मेरे एक इंटरव्यू में अवध ओझा जी ने बड़ी चर्चा की थी आपके पिताजी की, कि कैसे उनकी एक पर्सनालिटी थी, एक पर्सोना था जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता था, जनता से बड़ा कनेक्ट करते थे। उनके बारे में जैसे आप ये जानिए कि सन 77 में हमारे पिताजी बहु मंगल देव सिंह जी सर्वप्रथम तुलसीपुर से विधायक हुए
और 77 में पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त आक्रोश था, बहुत ज़बरदस्त माहौल था। लगभग इंदिरा गांधी उस समय चुनाव हार गई थी। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया पहले कि हमारे बाबू स्वर्गीय महेश्वर दत्त सिंह जी का जो समाज के प्रति समर्पण था और समाज के प्रति जो त्याग था, उसको देखते हुए 77 में इकलौते वो मतलब गिने चुने चुनिंदा विधायक हुए होंगे 2-4 कांग्रेस से, उसमें वो 77 में तुलसीपुर से विधायक हुए, 80 में हुए, 84 में हुए। और बाकी उनका भी छवि जो रहा समाज में, आज भी जो हम लोगों का जो उनके बारे में लोग बताते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, उन्होंने भी उस चीज़ को कायम रखा। लास्ट जो टर्म था जी, उनका विधायक का जी वो तुलसीपुर से ही था। जी, तुलसीपुर से था। उसके बाद वो बलरामपुर से 93 में लड़े, 98 में पार्लियामेंट लड़े। ये जो तुलसीपुर में उनका टर्म था ये किस वर्ष में था? ये 77 से लेके 90 तक था। और वो हमेशा कांग्रेस पार्टी में? हाँ, हमेशा, आज भी है। अच्छा। मैं बीएसपी में हूँ, आज भी कांग्रेस में। एक बार सर्वप्रथम मेरे बाबा लोग बताते हैं कि एक बार लड़े थे, महाराज राघवेंद्र सिंह जी ने मनकापुर के स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। अच्छा। तो उन्होंने अपने कुछ कैंडिडेट्स लड़ाए थे, कुछ नाराज थे पंडित जी से, नेहरू जी से। तो बाबा को उन्होंने, क्योंकि एक संबंध रहा, तो उन्होंने बलरामपुर से उनको लड़ाया था। फिर उसके बाद वो कांग्रेस में रहे और पूरे अंतिम समय तक कांग्रेस रहे। और सबसे अच्छी बात रही कि अंतिम समय तक वो, बड़ी कृपा रही ईश्वर की, भगवान की, कि कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे और सक्रिय राजनीति में रहे। जैसे अवस्था उनकी 71-72 रही, कोई समय ऐसा नहीं था कि उनको जाना था, कुछ संयोगवश मतलब हम हुआ ऐसा, कुछ चले गए, लेकिन सक्रियता रही। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा उनके बारे में, शायद आज का नया जनरेशन वो नहीं जानता होगा। मैं छोटा था, मुझे याद है कि उस समय बाबा थोड़े अस्वस्थ थे, तो कुछ यूरिन में प्रॉब्लम थी उनकी। जो बैग होता है वो लेटे हुए थे, तो 2-3 महिलाएं और पुरुष आके रोने लगे कि भैया ज़बरदस्ती बाबूजी, हमारे बाबूजी उनको पूरा जिला कहता था, बाबू महेश्वर दत्त सिंह जी को बाबूजी के ही नाम से जाना जाता था। वो बेचारे लोग मना करते रहे, वो रिक्शे पे जाके, कि बेवजह बेचारे रो रही थी महिलाएं, वो चले गए। वो लेटते थे, तो उस समय की बात हल्की फुल्की याद है। ये आज के जनरेशन को जानना जरूरी है। जी जी जी। कि हम लोग खास पेशाब की थैली लेके चले गए अपनी, कि ये क्या आप लोग अन्याय कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने किया, बीमार अवस्था में वो कंटिन्यू जहाँ लेटते थे, एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे में जिस चारपाई पे बिस्तरे पे लेटते थे, तो वहाँ पे कम से कम 10-15 क्या कहें दरी गद्दा होते थे। तो पहले जनरली लोग, जो तुलसीपुर के लोग आते थे या कहीं के आए, तो सड़कों का व्यवस्था तो था नहीं कोई, तो रात में रुक जाते थे। तो बाबा रात में निकाल के वो दे देते थे कि बिछा के लेट जाओ। तो उस मतलब सोच के और वो त्याग के राजनीति के परिवार से मैं आता हूँ, इस बात का मुझे गर्व है और बेहद गर्व है। पद मिलना ना मिलना मेरे लिए कभी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जो पूर्वजों ने और लोगों ने जो सम्मान उनके त्याग का दिया है, वो मेरे लिए किसी पद से बहुत बड़ा है। आपके बाबा जी की कर्मठता, जैसे अभी आपने बताई, आपके पिताजी की मेहनत, राजनीतिक सफलता, जी, उसके बाद अब आप सक्रिय हैं राजनीति जी, में। तो एक देखा जाए कि कहीं ना कहीं वंशवाद जरूर है जी। और दूसरी तरफ, क्या आप ये मानते हैं कि आपकी जो राजनीतिक धुरी तय करता है, क्या ये वंशवाद तय करता है, या फिर जो आपने एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट अपने बाबा से या अपने पिताजी से जो सीखा, जनता से संवाद करना, जनता के लिए समर्पित रहना, दोनों में से क्या है जो आपको राजनीति में दिशा देता है? नहीं, देखिए, समर्पण और जनता के लिए और कमज़ोर के लिए और असहाय के लिए और गरीब के लिए तो मेरे डीएनए में है। अगर जो व्यक्ति कमज़ोर है उसकी लड़ाई लड़नी है, जो असहाय है, अगर जो भी मेरी हैसियत औकात है उसकी मदद करनी ही करनी है। उद्देश्य एकदम क्लियर है, जो भी मेरा सामर्थ्य है, अगर मैं जो कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है, वो मेरी अंतरात्मा जानती है और इस बात का ईश्वर साक्षी है कि उससे कभी पीछे नहीं हटना है। मैं चाहता हूँ वो रहे, वो कभी ख़त्म ना हो, आने वाली पीढ़ी में भी वो रहे, क्योंकि हमने यही सीखा है, वही पाया है विरासत में। जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस में है, कांग्रेस में बने रहे, उसका ये रहा कि सत्ता से हम लोग दूर रहे। जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है, हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था। बहुत सारे पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं गोंडा बलरामपुर क्षेत्र में, जिन्होंने समय के साथ दल परिवर्तन किया, सत्ता के साथ आ गए। वो जब बसपा रही, सरकार रही तो बसपा में रहे, मुलायम सिंह सरकार थी तो सपा में आ गए, अखिलेश सरकार बनी तो अखिलेश में चले गए, कल्याण सिंह की बनी तो भाजपा में चले गए, फिर योगी सरकार बनी तो काफ़ी बड़ा पलायन हुआ नेताओं का भाजपा की तरफ।
आपकी फैमिली में इस तरह का पलायन का क्या कारण था कि वो आपके पिताजी आप बता रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, आप स्वयं बसपा में हैं, जी। तो ये क्या कारण है कि आइडियोलॉजी आपको पसंद आती है? देखिए, हमारा जो, जैसे आपने कहा कि क्यों नहीं बदला, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इस बात को कहा जाता है कि वो इकलौता ऐसा परिवार है जैसे कि तमाम लोगों ने पलायन किया, लगभग लोगों ने जी पलायन जी किया। जी और ये जैसे हर तरीके से सामर्थ्यवान होने के बाद, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का अभाव, मतलब आप जो भी जन बल, हर चीज़ भगवान की कृपा रही कि रहा, क्योंकि समर्पण रहा लोगों में। जाते तो कहीं ना कहीं जगह निश्चित सुनिश्चित था, मिलना ही मिलना था। लेकिन उन लोगों का शुरू से ये रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहा कि जिस जगह से हम जुड़े हुए हैं उसको मरते दम तक रहेंगे, वो मरते दम तक रहें। और जहाँ तक मेरी बात रही, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा लखनऊ विश्वविद्यालय से, मैं स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी लड़ा, वहाँ पे चुनाव बंद हुए। मैं पिछले भी कई लोगों को ये चीज़ें कह चुका हूँ, फिर आप भी बैठे हैं, आपके सामने भी कह रहा हूँ कि देखिए, शुरू से परिवार में ये संस्कार रहे और ये सभ्यता सिखाई गई कि आप अपने तरीके से आप ढाल के आगे बढ़िए। क्योंकि लेगेसी जो थी, लेगेसी ऐसा है, सत्ता तो था नहीं कि मुझे टिकट लाके और पूरा धन बल और प्रभाव से लोग मेरे साथ जुड़ जाते, कोई ऐसा था ही नहीं। जैसे एक होता है कि मेरे माननीय पिताजी विधायक हो, माननीय सांसद जी हो, माननीय मिनिस्टर हो, मैं चुनाव में लड़ूं, मेरे पास गाड़ी रहेगा, घोड़ा रहेगा, लोग रहेंगे, कई लोग, मतलब जो उम्मीदें होती हैं लोग, मेरे पास ऐसा तो था नहीं। क्योंकि मतलब जो वैचारिक राजनीति था, जो राजनीति का एक उन्होंने मंच पकड़ा, उसको कभी त्यागा नहीं। परिस्थितियां चाहे जितने तूफान आए, आज की परिस्थितियों में कोई उस अपनी आइडियोलॉजीज आप उससे कोई समझौता नहीं किया, कतई नहीं किया। और ऐसा नहीं कि ऐसा तमाम बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए परिवार में कि जिनको और लोगों ने अप्रोच भी किया कि आप आइए, आपको अवसर दिया जाएगा, और मिलता ही मिलता, उसमें कोई शक भी नहीं था। मैं वर्तमान राजनीति पे जाऊंगा जी। भुवन भाई, जी। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? लखनऊ में भी राजनीति करी है, परिवार में भी राजनीति थी, गोंडा बलरामपुर में और बड़े बड़े नेता थे, किसको देख के आपने राजनीति के गुर सीखे? मतलब ईमानदारी से तो मैं अपने बाबा को कहूँगा, बाबू महेश्वर सिंह जी को, क्योंकि वो खुद ही एक बहुत बड़ी संस्था थी। मैं इस दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्योंकि बाबा के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। परिवार के अलावा आपने और किससे राजनीति का गुरु मानते हैं अपने? मैं एक ही बहन जी को अपना आदर्श मानता हूँ, और बहन जी के ही आशीर्वाद से मैं संसदीय राजनीति में आने का मुझे अवसर मिला और अपने आप को प्रस्तुत और रिप्रेजेंट करने का अवसर मिला। बाबा साहब तो हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं और पूरे देश के वो आदर्श हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म मिला वो बहन जी के आशीर्वाद से। जी जी। और इस बीच जैसे अभी पीछे देखा गया कि बहन जी काफ़ी सक्रिय हुई हैं राजनीति में, अभी उनकी रैली थी, बहुत बड़ी विशाल रैली हुई लखनऊ में, आपकी इस बीच कोई चर्चा मुलाकात? हाँ उनसे हुई? जी जी। और जब उनसे आपकी चर्चा होती है तुलसीपुर के बारे में खास तौर पे, किस तरह का विचार भविष्य में राजनीति के प्रति बसपा का है बलरामपुर और गोंडा क्षेत्र में खास? देखिए, बसपा की जो राजनीति, जैसे मैं बसपा में जाने का जो सबसे बड़ा कारण है और जो मैं बना रहा बीएसपी में, आज की जो परिस्थिति है, तो जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से, वो निश्चित तौर पे बहुत पिछड़ा, शिक्षा का अभाव है। और बात यही नहीं है कि मैं वहाँ पद पाने के लिए ही लड़ाई लड़ रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी से। जी। देखिए, बीएसपी में रहने, बीएसपी ही मुझे एक ऐसा मंच लगा कि जो हमारे वहाँ मतदाता हैं, जो हमारे लोग हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर तरीके से निहायत ही आज के देश के 75 साल आज़ादी के बाद भी कमज़ोर है। जी। और शिक्षा में तो बहुत ही, जो हमारे बाबा साहब ने जो सपना देखा था, आप कभी भी तुलसीपुर जाके देखिएगा, तुलसीपुर में अभी अभाव है। तुलसीपुर में आज भी ये लगता है जैसे तराई का क्षेत्र है हमारा, चाहे रोड हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, आपको ये आभास कराएगा कि आज भी यहाँ पे विकास की जो चौमुखी विकास की बात होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र जात, धर्म और मजहब में उलझ के रह गया है। अच्छा, मैं खासकर आपके माध्यम से नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, देखिए, हम ही आप देश के भविष्य हैं, हम ही आप देश का जो दिशा और दशा तय करते हैं कि आने वाला जो पीढ़ी जो हमारे बाद आएगा, उसका कॉन्सेप्ट देश के बारे में और समाज के बारे में क्या होगा। जैसा बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया कि आपने बीएसपी का ही क्यों वो किया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो सबसे बढ़िया चीज़ हमें लगी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और 100% बहन जी उस चीज़ को कोई समझौता नहीं करती हैं। और दूसरी बात, तुलसीपुर जहाँ से मैं राजनीति कर रहा हूँ, जहाँ जो मेरी कर्म भूमि है, वहाँ पे निश्चित तौर पे अभी भी कहीं ना कहीं
लोग अभी भी मजहब में, जात में, पंथ में, इन सब चीज़ों में अभी भी फिलहाल 10-15-20 साल से राजनीति वहीं पे चल रहा है। मेरी कोशिश यही है, मेरा प्रयास यही है कि अगर मुझे अवसर मिला है, मुझे मंच मिला है, खासकर मैं हमेशा जहाँ पे भी मीटिंग होता है नौजवानों को बीच में जाता हूँ, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, मैं उनसे यही बात बार बार कहता हूँ कि हमको आपको नया इतिहास बनाना है और इस बात को एक साबित करना है कि हम नए भारत के नौजवान लोग हैं और विकसित भारत के लोग हैं। जो 20-25 साल पहले व्यवस्थाएं, कुव्यवस्थाएं जिसको हम कहेंगे चली आ रही, ये फला जात का है, ये फला को ही वोट करेगा, ये फला उसका है, ये उसको करेगा, इसको हमें आपको तोड़ना है, एक मैसेज देना है। और अगर हम आप चाह लेंगे तो निश्चित तौर पे उसको करके रहेंगे। बसपा का जैसे कोर वोटर बेस हरिजनों को कहा जी, जाता है, अभी आपने कहा कि आप धर्म, संप्रदाय, जाति, पंथ को तोड़ना चाहते जी हैं। जी क्या आप सिर्फ उस वोटर बेस को टारगेट कर रहे हैं या फिर सब जातियों को टारगेट कर रहे हैं, सब धर्मों को टारगेट कर नहीं, देखिए अभी फिलहाल जैसे मैं कहना उचित है कि नहीं है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। अभी जब मामला यूजीसी का आया था, रहे हैं? जी, जब आपस में बांटने की बात हुई थी, तो किसी भी राजनेता ने मुखर होकर कोई बात नहीं कही, सिवाय हमारी बहन जी ने कही ये गलत है और इसको गलत तरीके से लागू किया गया है। बाकी किसी भी नेता ने फोरम पे आके बात नहीं की। बहन जी ने ट्वीट किया कि ये गलत है, इस पर दोबारा इस पर विचार होना चाहिए। लोगों ने स्वागत भी किया। तो बहन जी ने जो उनका एजेंडा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, उसको जब जरूरत पड़ा तो उसको उन्होंने साबित भी किया। उन्होंने कहा भी, लोग तरह तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन केवल एक ही हम कहेंगे इस चीज़ के लिए बहन जी को दिल से धन्यवाद देना चाहिए सर्व समाज को, कि बहन जी एक कलौती ऐसी थी कि बहन जी ने उस पर बोला कि नहीं ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। जब राजनीति की बात आती है, खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी की, जी, तो पिछले चुनावों में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। नहीं रही। और ये सिर्फ मैं तुलसीपुर बलरामपुर की बात नहीं कर रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रही। क्या लगता है कि 2027 वाले विधानसभा चुनाव में बसपा की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? बसपा चुनाव बहुत अच्छा लड़ेगी और ज़मीनी स्तर पे बहुत तेज़ी से संगठन काम कर रहा है। पिछले 5 जैसे पिछला जो चुनाव रहा, मैं लगभग 8-10 दिन का चुनाव रहा, जल्दबाजी का चुनाव रहा। परिस्थितियाँ वहाँ मेरे क्षेत्र की भी भिन्न थी। एक जो प्रत्याशी लड़ रहे थे उनका पूरा परिवार जेल में था, उसके प्रति एक सहानुभूति था। वो विशेष परिस्थितियाँ वहाँ पे लागू थी। अब रिजवान जही की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब आज जो परिस्थितियाँ हैं, मैं 5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। मैं अपने आप को भी परख रहा हूँ, मैं जनता को भी परख रहा हूँ। जैसे लोकतंत्र में कहते हैं कि लीडर अवेलेबल होना चाहिए, मैं उपलब्ध हूँ। हमारे आपके सुख दुख में होना चाहिए, मैं खड़ा हूँ। जात धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, मैं जात धर्म की बात सपने में नहीं सोच सकता हूँ। नौजवानों की बात होना चाहिए, मैं हर नौजवान को कहता हूँ कि हमें अपने आप को प्रताप भुवन सिंह मान के चलो। मैं बात होनी चाहिए कन्याओं के उत्थान के लिए, मैं परमानेंट कहता हूँ कि अगर शैक्षिक व्यवस्था कुछ करनी हो तो कन्याओं के लिए बहुत अभाव है, क्षेत्र में होना चाहिए। अगर बात स्वास्थ्य की होना चाहिए तो स्वास्थ्य तुलसीपुर विधानसभा में आज भी कोई ऐसा हॉस्पिटल, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे अगर कोई रात बिरात कोई ऐसी समस्या हो जाए तो निश्चित तौर पे कोई दुर्घटना हो सकती है। मैं भुवन भाई तुलसीपुर पे बाद में आऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बसपा की खराब परफॉर्मेंस का सीधा मतलब यह है कि बसपा का कोर जो वोटर बेस जिसको कहा जाता है उसने बसपा का साथ नहीं दिया। जी। और कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, वो बसपा के वोटर बेस पे निगाहें गाड़ के बैठी हैं। जी जी सपा पीडीए का नारा देती है। भारतीय जनता पार्टी भी किसी न किसी तरीके से हरिजनों को अपने पक्ष में प्रलोभन देना चाहती है बसपा के वोटर बेस को। आपको क्या लगता है कि बसपा का वोटर बेस आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ रहेगा या कहीं और जाएगा? इस बार बसपा का जो बेस वोट है वो तो रहेगा ही रहेगा। जो सर्व समाज का वोट है वो 100% आप जाके अपने तरफ से जो भी हो देखिएगा कि बहन जी को देख रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं फिलहाल राजनीति में, 2 धारा पे, एक इधर एक उधर, उनमें वो अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रहा है। वो बहन जी, केवल बहन जी पे निगाहें हैं। बहन जी को देख रहा है कि अगर बहन जी हम लोगों के बीच में आती हैं, बहन जी अगर उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर होती हैं, और जहाँ तक है होंगी ही होंगी, तो निश्चित तौर पे जो एक माइंड वो है लोगों में कि फला आएंगे तो फलाना शोषण होगा, फला आएंगे, तो एक इकलौती बहन जी हैं जो सर्व समाज सर्व धर्म को साथ लेके चल सकती हैं। उनका नेतृत्व करने की क्षमता केवल बहन जी में है। बहन जी के बाद बहन जी के अलावा जी, बसपा में संगठन कितना मजबूत है? बसपा में आज भी, अभी आपको हम बता दें, कुछ दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, अभी जल्दी हाल फिलहाल में मान्यवर जी का जी, कार्यक्रम था। हर जिले पे कम से कम मुख्यालयों पे 500-500 आदमी, छोटा मोटा कार्यक्रम था।
तो संगठन इनका बहुत हमारे पार्टी का मजबूत है और कैडर आज भी अगर देखा जाए कहीं भी मेंटेन है तो बीएसपी का है। तो संगठन और कैडर में कहीं कोई कमी नहीं है। कुछ परिस्थितियां जैसे बीच में जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसी हाल फिलहाल 2-1 चुनाव में हुआ कि वो परफॉर्मेंस नहीं रहा जो उम्मीद लोग कर रहे थे, उसी पे बहुत तेज़ी से पिछले 5 वर्षों में कार्य हुआ है। कोई आपने आपने जैसे आपने कहा कि पिछले 5 वर्षों से लगातार आप सक्रिय हैं। जी, अब जी। मैं तुलसीपुर पे आऊँगा। जी। आपने कैसे बसपा को मजबूत किया है अपनी विधानसभा में? देखिए, पार्टी का स्पष्ट निर्देश होता है कि जो जिला अध्यक्ष हों, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हों, जो मंडल प्रभारी हों, महीने में विधानसभावार गांव में जाके, और ऐसा कोई नहीं कि बहुत हाई फाई वो करके करना है। गरीब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बूथ से जुड़े हुए हैं, सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिला कार्यकारिणी में जुड़े हुए हैं और ग्राम स्तर के जो लोग जुड़े हुए हैं, एक विधानसभा में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं हर जगह बीएसपी के लोग हैं। मीटिंग प्रॉपर चैनल 5 वर्षों से चल रही है। लगभग हर जगह लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। बहन जी ने सर्वधर्म सर्व समाज के लोगों को भी जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है और बहन जी ने स्पष्ट कह दिया है कि कभी किन्हीं भी परिस्थितियों में हमारे जो कोर वोटर हैं, जो कोर गरीब गुरबत हैं, वो कभी ये ना महसूस करें कि बीएसपी के लोग कभी भी उनकी लड़ाई लड़ने में, कभी चाहे सत्ता रहे चाहे ना रहे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कभी भी कोई वारदात होता है, कहीं भी घटना होती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण पूरे प्रदेश में भेजे जाते हैं, कहीं भी सूचना मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सत्ता नहीं है तो नहीं जाना है। ये अलग बात है कि उनको कवरेज मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन बहन जी का स्पष्ट निर्देश है और उनका ये सेंटिमेंटल लगाव है बहन जी का। असहाय और गरीब बहन जी, आप तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आप खुद ही जानते होंगे। राजनीति में एक बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जैसे लोग कहते हैं कि गरीबों का कल्याण और गरीबों को अवसर देने वाली पार्टी, तो वाकई में बीएसपी है, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं था, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से पिछड़े हुए लोग थे। कोई राज्यसभा मेंबर बना, कोई मिनिस्टर बना, किसी को विधान परिषद भेजा, उसके बहुत बड़ा लिस्ट है। कोई प्रदेश के आज के दौर में दूसरे दलों में बड़े नेता हैं, तो ये काम केवल बहुजन समाज पार्टी ने किया, जिनका कोई राजनीतिक सूत्र नहीं कि बहुत बड़े लोग कहते हैं तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन आप गिनती पूरा इसे उंगली से गिन लेंगे जो प्रदेश में सपा में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो। मैं यहाँ तक जो लोग छोड़ के गए मैं उनकी बात करता हूँ। जब उनका आप जीवन के पहले के बारे में देखेंगे तो हर तरीके से असहाय थे, आर्थिक रूप से लेके सामाजिक। बहन जी ने उनको ऊंचा किया, बहन जी ने उनको दर्जा दिया, बहुजन समाज पार्टी ने उनको एक मुख्य धारा में ला के जोड़ा। वो लोग राज्यसभा में गए, मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत में बहन जी ने पहुंचा दिया, पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में पहुंचा दिया, उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दिया। तो जिस पार्टी का कॉन्सेप्ट ही गरीब गुरबत असहाय और मेन जो लड़ाई मेरी रही, मैंने अभी आपको शुरुआती दौर में मैंने कह दिया कि जो मैंने परिवार से सीखा है, जो मैंने देखा है कि उस चीज को आज भी बहुजन समाज पार्टी लड़ती है और ईमानदारी से लड़ती है। यही कारण है आप जो जुड़े हुए हैं बसपा से? निश्चित तौर पे। आपका उद्देश्य क्या है राजनीति में? राजनीति में उद्देश्य सेवा भाव है, सेवा भाव कर रहा हूं और जब तक करता रहूंगा, और मैं विचलित नहीं होने वाला हूं कि कहीं पे पद मिले या ना मिले, इनसे कभी नहीं विचलित होने वाला हूं। जैसे कई बार तमाम नेताओं को देखा जाता है कि वो गुणा गणित लगाते हैं और ये अपनी जीत की संभावना लगाते हैं। जी अगर जीत की संभावना जिस पार्टी से, उस पार्टी का दामन थामते हैं और हल्की पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ते। जी जी। जैसे मैंने आपको बताया कि बीएसपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, कभी आपके मन में नहीं आया कि बीएसपी छोड़ देना चाहिए, दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए? मैंने अभी आपसे क्या कहा कि देखिए मेरे डीएनए में है और वो बदला नहीं जा सकता है। कितनी विपरीत परिस्थितियां रही, अभी आपने खुदे परिचय कराया कि आपके बाबा जी और पिताजी कांग्रेस में बने रहे, तो हम अवसरवादी राजनीति कर ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये हो ही नहीं सकती कि हम, जो मेरे वसूल हैं, जो मेरी विचारधारा है, वो सर ऊपर है और वो हमेशा रहेगी। पॉलिटिक्स मतलब पार्टी सिस्टम की बात अगर मैं छोड़ दूं, तो जैसे आपने बताया कि आप सेवा करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से लोग प्रोफेशनली महत्वाकांक्षा पालते हैं। जी। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? क्या आप विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं? देखिए, विधायक और सांसद बनना एक माध्यम हो सकता है जी। और वो भी माध्यम तभी हो सकता है जब मैं देखूंगा कि अगर कोई हैरान परेशान व्यक्ति है और मैं केवल पद ना होने के नाते मैं अगर उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, कोई पात्र आदमी है जिसको केवल मेरे पास पद होता तो मैं इसको निश्चित तौर पे उसको न्याय दिला लेता, ये माध्यम हो सकता है। लेकिन उद्देश्य और विज़न तो एक है केवल कि जो पिछड़े गरीब असहाय
और इन लोगों के लिए अगर न्याय की लड़ाई लड़नी हो, उसके लिए बस ईश्वर मुझे शक्ति दे। और मैं हमेशा अपने क्षेत्र में कहता हूँ कि आप एक बार साथ दे के मुझे देखिए, मैं निश्चित तौर पे 1000% आपके लिए मैं खरा उतरूँगा, और कोई दूसरी महत्वाकांक्षा रही नहीं। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी तमाम हम ऐसे विपक्ष के नेताओं को देखते हैं कि जो जितने तीखे अपनी सत्ता में थे, अब उतने तीखे नहीं हैं, जी अब हल्के हैं। जी धरना प्रदर्शन उस लेवल का नहीं करते, विजिबिलिटी उतनी नहीं रहती। ऐसे में और कहीं ना कहीं सत्ता का भय रहता है, बिल्कुल सही। मुकदमे हो सकते हैं, बिल्कुल। जेल में डाले जा सकते हैं। ऐसा भय आपको भी सताता है? नहीं, हम देखिए, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, पॉलिटिकल पृष्ठभूमि तो अलग बात है। देखिए, सबसे बड़ी ताकत जो रही, जो आज भी इन परिस्थितियों में अपने आप को मैं लड़ने की क्षमता रखता हूँ, एक तो पॉजिटिव सोच है। दूसरी बात, मैं छात्र राजनीति से निकला हूँ। अगर जेब में 1 रुपया भी ना हो, तब भी हम 1000 लड़कों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कप्तान बैठे हों और पता चल रहा है किसी मेरे छात्र भाई के साथ, छात्राओं के साथ कुछ कहीं कोई गलत कार्य हो रहा है, तो हम जाके धरने पे में चौराहे पे बैठने के लिए तैयार रहते थे। लाठी चार्ज हो रही हो, अगर बात अपने हक हुकूक की हो, तो उसके लिए हम लाठी भी खाए हुए हैं। अगर बात रही हो कि किसी भी तरीके से शोषण हो रहा है हमारे नौजवान साथियों का, तो उसके लिए मुकदमे भी मेरे ऊपर लिखे गए हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे इस बात का अफसोस होता है, बहुत सही आपने, ये समाज का मर्म है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का अभाव है। लोग डरते हैं कि मुकदमे हो जाएंगे, कहीं पॉलिटिकल जो हमारा चल रहा है खराब ना हो जाए। तो इन चीज़ों में मैं कभी रहा नहीं। कहीं बाबा का बुलडोजर रास्ता हाँ, ना बदल बुलडोजर जाए। ना चल जाए, या कहीं मुकदमे ना हो जाए, कहीं चुनाव से ना वंचित हो जाए। लेकिन छात्र राजनीति का मकसद क्यों नहीं रहता था, जो आज खत्म कर दिया गया। बहुत दुखद है कि उस समय सब पे मुकदमे, सब जितने छात्र नेता होंगे सबके ऊपर रहे होंगे, आंदोलन के मुकदमे रहे होंगे, कहीं कोई मांग कर रहे होंगे उसके मुकदमे रहे होंगे। तो हम लोग उसी परवरिश में मतलब पले बढ़े हैं। थोड़ा सा अपनी छात्र राजनीति के बारे में बताइए, किस वर्ष की बात है, आपने कब एडमिशन लिया लखनऊ? मैं 2001-2 में एडमिशन लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी में? जी जी। क्या कोर्स किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया और मास्टर फिर किया मैंने ओके। जी, वेस्टर्न हिस्ट्री में, और फिर कंप्यूटर डिप्लोमा में एडमिशन लिया। तो जब शिक्षा कर रहे थे तो उस समय पता था कि राजनीति ही करनी है या फिर सरकारी नौकरी का प्रयास करना है? एक चीज़ क्लियर था भैया, जी। मतलब बहुत क्लियर था, तो आपसे कहने में कोई गुरेज भी नहीं। कभी इस चीज़ को लेकर मैं कंफ्यूज नहीं रहा, जीवन में कभी कंफ्यूज नहीं रहा। जैसे कोई पूछे, ये सोचने वाली बात है कि लोग क्या करते हैं, मैं इस चीज़ को हमेशा इस चीज़ को वो रहा कि भले संघर्ष करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि रास्ते बहुत पथरीले होते हैं राजनीति के, अपने आपके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। कई चीज़ों से आपको लड़के, और खासकर जब आप सकारात्मक राजनीति कर रहे हो, पॉजिटिव राजनीति कर रहे हो, तो आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धरातल की राजनीति का। धरातल जब आप करिए, जब आप वसूलों की राजनीति करते हैं, वो मैं जानता था कि इन सब चीज़ों का निश्चित तौर पे वो करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं था, अगर मैं नहीं, तो राजनीति का माइंड मेकअप आपने कब किया? माइंड मेकअप, जैसे उस परिस्थिति में तो हम चले, आपने परिचय ही कराया कि सब चीज़ों, तो वो देखता रहा। तो आपके मन में था कि राजनीति तो करनी ही है? राजनीति वो जैसे करना, अब उसको आप क्या कहेंगे, आप जब समाज के लिए, मतलब कुछ और सोचा ही नहीं था आपने? निश्चित तौर पे नहीं सोचा, कोई ऑप्शन और नहीं? कुछ नहीं। राजनीति के बारे में सोचा नहीं, लेकिन किसी और के बारे में तो और नहीं सोचा? 1% मतलब बता तो रहा हूँ, इसमें मतलब आपसे कहने में कोई सिकवा नहीं। आपने बहुत बढ़िया चीज़ पूछ लिया कि जैसे कि जनरल बाई बर्थ आदमी होता है, तो मैंने मतलब ये भी बड़ी विडम्बना रही, भले रहा कि जैसे एज तक, आज तक कोई पोर्टफोलियो मुझे नहीं मिला भैया। जैसे ये भी एक परीक्षा समझिए, और ऐसा नहीं कि पात्रता, हमसे बहुत कम पात्र के लोग होंगे जो बड़े बड़े सदनों में बैठे हुए हैं, नहीं मिला, और उद्देश्य यही रहा, लेकिन कभी विचलित नहीं हुआ। नहीं, लेकिन एक और भुवन भाई, मैं यहीं पे रोकूंगा जी। आपको किसी और फील्ड में नहीं जाना था, ये आपके तय था, पता था जी। लेकिन परिजनों के मन में कुछ चलता है, माँ बाप के मन में कुछ चलता है जी। तो आपके माँ बाप के मन में क्या चल रहा था? क्या वो भी ये सोच के बैठे थे मेरा बेटा राजनीति में ही जाएगा? जैसे आप ये समझ लीजिए कि शुरू से पिताजी थे, बाबा जी थे, हमारे 2 भाई हैं परिवार में, तो जैसे दिलचस्पी की बात होती है, जैसे कहीं ना कहीं आदमी की दिलचस्पी, एक होता है ज़बरदस्ती थोपा जाता है, और एक होता है दिलचस्पी। तो मैं बचपन से इन चीज़ों में दिलचस्पी मेरी रही। अच्छा। उनको दिखाई दिया कि मैं कर रहा हूँ, लोगों में जुड़ा, सामाजिक है लड़का। सामाजिक है, और विपरीत परिस्थितियों में। ऐसा नहीं कि मैं घर से गाड़ी लेके मुझे फोर्ड निवर दे दीजिए, फॉर्चूनर दे दीजिए, मर्सिडीज दे दीजिए, वो जान रहे थे कि ये करेगा यही, ऐसा कुछ नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी चुनाव नहीं लड़ता, तब भी मैं यहाँ नेता रहता,
मतलब पॉलिटिकली रूप से मुझे यहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर लेते। यूनिवर्सिटी में लड़ने का तात्पर्य यही रहा कि ये कतई ब्लेम ना लगे कि जबरदस्ती के बैठा दिए गए मतलब नेता। संघर्ष करके आप आगे जाए। बिल्कुल संघर्ष करने का, और संघर्ष का ही रास्ता मैंने विश्वविद्यालय के तो राजनीति। देखा जाए विश्वविद्यालय को एक तरीके से देखा जाए तो आपका स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स रहा। मतलब विश्वविद्यालय मेरे लिए मंदिर है। मैं राजनीति के लिए, मैं जो कुछ भी मेरा मुझे मिला लखनऊ विश्वविद्यालय से। मैं उस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा कि आपने मास्टर्स किया वहां से। इस दौरान राजनीति के सफर की सीढ़ियां आपने कैसे चढ़ी? मैं चुनाव लड़ा यूनिवर्सिटी का। किस वर्ष में? 2004-5 किस पद के लिए? उपाध्यक्ष के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और उसी समय चुनाव बंद हो गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। तो रिजल्ट आया था उसका? नहीं, रिजल्ट कहाँ, चुनाव नहीं। चुनाव ही नहीं हुआ जी नहीं, एक लड़ा मैं दोबारा, जब तैयारी हो रही थी तो जो लड़े वो हार गए? वो हार गया। ओके। दोबारा फिर अगले टर्म के लिए फिर आप तैयार? दोबारा पहली बार लड़े, पहली बार यूनिवर्सिटी के इतिहास में इतना बढ़िया वोट मिला, स्वाभाविक सी बात थी। दोबारा जब पूरी तैयारी थी, सब कुछ था, चुनाव बंद हो गया, बैन हो गया। ओके जी, लड़ाई उसकी भी लड़ी गई, हम लोग लड़े, हम लोग पे मुकदमे थे, आंदोलन हुआ, काफ़ी लोगों ने, बड़ा आंदोलन हुआ। मतलब विश्वविद्यालय के इतिहास का इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि आज तक चुनाव नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में। तब से आज, उसी के बाद से आज तक यूनिवर्सिटी में चुनाव मतलब वो गुनहगार आप ही हैं? नहीं, मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं जैसे वो एज बहुत अबोध उम्र, बहुत आदमी ये इलेक्शन बंद क्यों हुए थे मोहन भाई? इलेक्शन वो लिंगदो का था, उनकी जो सिफारिशें लिंगदो कमीशन। हाँ, कमीशन थी, मतलब कोई मतलब नहीं था उसका, वो बंद हुआ। तो उस समय जब आप राजनीति में, छात्र राजनीति में युवाओं के जो मुद्दे उठाते थे, छात्रों के जो मुद्दे उठाते, किस प्रकार के मुद्दे उठाते थे? एडमिशन में मनमानी नहीं होनी चाहिए, एडमिशन में सभी को प्रॉपर तरीके से, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो हमारे यहाँ मेस वगैरह थे उसमें ज़बरदस्ती, अगर कहीं किसी के साथ ज़बरदस्ती फीस जमा करा के भी अगर प्रॉपर जो बच्चा रह रहा है छात्रावास में उसको नहीं भोजन दिया जा रहा है, वो मुद्दे हुए। फीस वृद्धि का मामला अगर मनचाहे तरीके से बढ़ाना हो, उसको हम लोग मानने को नहीं तैयार। ये जो आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीखा, क्या आपको लगता है कि जब आप युवाओं से संवाद करते हैं तुलसीपुर में, क्या उसने आपको कुछ सिखाया? युवाओं से अब आप बेहतर इंटरेक्ट कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल, 100%। आज की परिस्थिति में, मैं विगत 5 वर्षों से, मैंने अभी जैसे पहले आपसे कहा कि मैं परमानेंट क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा दिन ना होता हो, अगर मैं हूँ बलरामपुर में तो मैं जनता जनार्दन के बीच में रहता हूँ, और ख़ासकर नौजवानों में। और सबसे अच्छी बात, मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की खुशी होती है कि वहाँ पे कोई लाइन नहीं है कि यही भाया साहब लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, फलाने सर्व जात सर्व धर्म के लोग मुझे उसी तरीके से दिल में अपने बिठा के रखते हैं। ये मेरे लिए सबसे गौरवान्वित होने का विषय होता है, क्योंकि यही उद्देश्य रहा है। पद मिलना ना मिलना एक अलग चीज़ है। सभी लोग अपने परिवार का मुझे बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है। इसके मतलब कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। अगर जो मैं तपस्या या तपा हूँ तो सही दिशा में, मिलना ना मिलना तो समय में होगा, लेकिन अगर सभी लोग मुझे अपने विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि सबसे बड़ी खुशी होती है कि केवल पॉलिटिकल मुद्दे ही नहीं, विकास के पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, मुझे आके डिस्कस करते हैं कि भैया बताइए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इनमें क्या करा जाए। मैं ये मुद्दे जानना चाहता हूँ अब कि आप लोगों से संवाद कर रहे हैं 5 वर्षों से, क्या क्या आपको लगते हैं कि मुख्य मुद्दे हैं तुलसीपुर विधानसभा के लोगों? देखिए, तुलसीपुर तराई क्षेत्र है। तुलसीपुर में सबसे बड़ा मुद्दा जैसे किसानों के लिए तो है कि ये छुट्टा जानवर वाला, पिछले, अभी भी किसान प्रभावित हैं? अभी भी प्रभावित हैं। पिछले सरकार ने तमाम गौशालाएं खोल दी हैं। गौशालाएं खोली, लेकिन जो व्यवस्थित रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सड़कें आज भी कई ऐसे मार्ग हैं जो बिल्कुल जर्जर हैं। बिल्कुल आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि क्या हम देश के 75 साल आज़ादी के बाद कुछ। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ मेन रोड बन गई हैं? हाँ, मेन रोड बन गई है। मेन रोडों में भी कुछ रोडें ऐसी हैं जो अभी प्रॉपर नहीं बनी हैं। स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा समस्या है। अगर बलरामपुर लेके ना आए तो तुलसीपुर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे तत्काल या इमरजेंसी कोई सेवा मिल सके। महिलाओं, बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए कोई प्रॉपर बढ़िया, एक जिसे कह सकते हैं डिग्री कॉलेज या कोई प्रोफेशनल कोर्स सरकार द्वारा, शिक्षा का अभाव। हाँ, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी, कोई ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी का कारण है कि जो कुछ वहाँ पे लीडर्स हैं जो जात और धर्म के नाम पे गुमराह करके इसको सेकेंडरी विकास और इन शिक्षा को सेकेंडरी स्वास्थ्य को लेके चले आते हैं। जब चुनाव हमारे यहाँ आता है तो इन चीज़ों को हटा दिया जाता है। मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि आज
75 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए। आज पूरी दुनिया में हम बात करते हैं कि हम 2047 में भारत को लेके जाने की बात करते हैं। आज हम चांद तारों की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि विज़न हमारा इतना क्लियर है कि अपने दम पे पूरी दुनिया के हम अगुवाई कर सकते हैं, विश्वगुरु बन सकते हैं। हमारे विधानसभा का सबसे मार्मिक पक्ष ये है कि वहाँ पे आज भी नौजवान लड़का अगर 18, 19, 15, 16 का होता है, वो जात धर्म में बंध जाता है। इसका अफसोस होता है कि क्यों हम उस चीज़ उन दलदल से नहीं निकल पा रहे, क्यों बार बार हमको उसी में ढकेला जाता है, क्यों हम अपने लिए नहीं सोच पाते हैं। जहाँ भी विकास की बात होगी हम जात में, धर्म में, पंथ में बट जाते हैं। इसी वजह से ये पिछड़ापन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। उनको जैसे किसी को आप नहीं कि कोई ऐसी जगह इनको ऐसा नशे का आदी बना दो कि आगे का ये सोच ही ना पाए, तो मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम हमारे विधानसभा में हुआ है। धर्म के नाम पे ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये फलाने जात के हैं, ये फलाने जात के हैं। इस दीवार को अगर मैं तोड़ पाया, मैं विधायक हो पाऊँ या ना हो पाऊँ, मैं अपने जीवन में समझूंगा कि ईश्वर ने मुझे सबसे बड़ी जीत दे दी। मैं अपने लोगों में बात करता हूँ कि अगर इस मैं चीज़ को मैं तोड़ ले गया तो मैं समझूंगा कि ईश्वर ने मेरी सुन ली, मेरी तपस्या सफल हो गई। और मेरे पूर्वजों ने कभी ये सोच के नौकरी नहीं दी कि फलाने मुसलमान हैं, ये फलाने मौर्य जी हैं, फलाने वर्मा जी हैं, फलाने पंडित जी हैं। मैं सोचूंगा उनका त्याग को मैं सच्ची श्रद्धांजलि वही मानूंगा कि मान लीजिए ये समाज का ताना बाना अगर मैं कर लेके, अगर जैसे आपने कहा कि बाय बर्थ आपने ये लाइन, ये प्रोफेशनल या जो भी सेवा चुना, तो मैं सोचूंगा मैं धन्य हो गया, प्रभु ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया। अभी आपने कहा कि आपके जैसे पूर्वजों ने रोजगार दिया लोगों को, रोजगार की क्या स्थिति है तुलसीपुर में? सरकार की तमाम रोजगार योजनाएं हैं। तो पूरे प्रदेश में आप जान रहे हैं, तुलसीपुर तो जो है सो है ही है। लड़के अगर शॉपिंग मॉल ना खुले, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ना खुले या कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो लोकल स्तर पे कोई भी रोजगार की व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे उसकी भरपाई की जा सके नौजवानों के लिए। एमए बीए की डिग्री कोई मतलब नहीं है, प्रोफेशनल हैं भी, तो उसके लिए भी अगर अपने जनपद में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, अगर बाहर ना जाएं तो कहीं पे नहीं हो सकता है। कि वर्तमान सरकार की परफॉर्मेंस को आप कैसा आंकते हैं? जैसे जो राजा होता है, जो मुखिया होता है प्रदेश का, अगर उसके नेतृत्व में कोई भी समाज का कोई भी तबका अगर डरा और कमज़ोर महसूस कर रहा हो, मैं अपराधियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज में सर्व धर्म सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, तो इसका कहीं ना कहीं लोगों में की जाति एक विशेष में उसका डर और भय है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि लिबर्टी सबको है समाज में अपनी बात रखने की। जैसे आपने खुद ही कहा कि ये चीज़ का अभाव हुआ है, लोग आंदोलन करने से डरने लगे हैं, किसी चीज़ का मुखालफत करने पे डरने लगे हैं, तो ये नहीं है, ये अच्छा स्वस्थ परंपरा नहीं है। इसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को जो नेतागिरी करते हैं। पहले भी सरकारें रही हैं, मेरे कहानी लोग सुनाया करते थे कि पंडित जी जब प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी, तो एक बूढ़ी औरत बेचारी पहुंची, ऐसे इनका शेरवानी पहनते थे, पहन के खींच के कहा कि तू तो कहो रहा देशवा आज़ाद होगा, का आज़ाद कराई दियो। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए यही आज़ादी आपको मिल गई, आप मेरा शेरवानी पकड़ के खींच के कह रही हैं देश का कह दियो। तो लिबर्टी अगर नहीं होगी अपनी बात कहने की, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे नौजवान हों और चाहे समाज के लोग हों, अगर अपनी बात कहने से जिस दिन डर और भय का माहौल आ गया, तो निश्चित तौर पे ये बहुत खतरनाक बात होगी समाज के लिए, देश के लिए, और जिस व्यवस्था के तहत लोकतंत्र में हम आते हैं उसके लिए तो निहायत ही खतरनाक बात है। आपके क्षेत्र में बड़ा ही प्राचीन मंदिर है जिसकी हिंदू धर्म में काफ़ी महत्ता है जी, देवी पाटन मंदिर है। आपको क्या लगता है कि उस मंदिर का विकास एक टूरिज्म सेंटर के रूप में प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है? क्योंकि कई बार देखा जाता है स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि चूंकि मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं एक ध्यान होता है, तुलसीपुर का विकास तेज़ी से हो रहा है? तुलसीपुर देखिए, माँ पाटेश्वरी हम लोगों की कुल देवी हैं और हम लोगों को गर्व है, हम लोग माँ की धरती पे हैं। देखिए तुलसीपुर निश्चित तौर पे इसमें कहने मुझे कोई ये हट की बात है कि मंदिर का विकास निश्चित तौर पे हुआ है। हाँ, मंदिर का विकास हुआ है, और लेकिन ये सीमित केवल मंदिर तक नहीं रहना चाहिए। उस विकास का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, सबको रोजगार के तमाम अवसर रोजगार के स्वरूप में उसका मिलना चाहिए स्थानीय लोगों को, तभी मेन जो मकसद है तभी हल उसका निकलता है।
अब एक और सवाल आपसे पूछूंगा। आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं जी उनसे आपके संबंध कैसे? मैं शुरू करूंगा वर्तमान विधायक से, कैसे संबंध? बहुत अच्छे हैं। उनकी परफॉर्मेंस को कैसा मानते हैं? वो हम लोग के चाचा जी हैं, हम तो रिस्पेक्ट उनकी करते हैं बहुत। व्यक्तिगत रूप से करते हैं, लेकिन उनके कार्य को आप कितने नंबर देते हैं? कार्य को हम नंबर अच्छा नहीं देते। 10 में से कितने अंक देंगे? अब उसका आकलन हम स्पष्ट अभी कोई मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर कम ज़्यादा कुछ भी हुआ तो ये गलत होगा। अच्छा, मैं नंबर नहीं पूछूंगा, अगर उनके कार्यों में से किसी काम को आपको सुधारना हो कि विधानसभा में ये वाला काम होना चाहिए। नहीं, सड़कों का बहुत अभी दिक्कत है, सड़कों में बहुत दिक्कत है अभी। ओके। जी, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। और जैसे आपने बताया शिक्षा पे भी आपने जी, बताया। शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव है। सपा के एक नेता हैं टीटू सिंह जी, जी जी, उनसे किस प्रकार के आपके संबंध हैं? नहीं अच्छे हैं, बहुत अच्छे संबंध। बहुत बढ़िया संबंध हैं। संबंध हमारे भैया आप ये जानिए कि शुरू से मैं यूनिवर्सिटी में जिससे चुनाव लड़ा, आज भी मेरे संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। जी। मैंने राजनीति को और पर्सनल रिश्तों को कभी एक साथ मिक्सअप नहीं होने दिया, क्योंकि पर्सनल कभी किसी से कोई दुराव रहा नहीं, या कोई इंटेंशन ऐसा रहा ही नहीं कि किसी से मैं पर्सनल किसी पे जाऊं या पर्सनल किसी पे आरोप करूं। राजनीतिक हो सकता है, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है, मेरी अपनी महत्वाकांक्षा है, वो एक प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं, मैं एक प्लेटफॉर्म पे लड़ रहा हूँ, लेकिन पर्सनलाइज में कभी नहीं हुआ, जीवन में कभी पर्सनलाइज नहीं हुआ। ये यूनिवर्सिटी में भी रहा कि मैं जिससे जो भी मेरे सामने लड़ रहे थे उनसे आज यूनिवर्सिटी मुझे छोड़े हुए कम से कम 15-20 साल, 15 साल 10-15 साल हो गए, 10-12 साल, लेकिन आज भी मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं। मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम कोई आयोजन होता है, मेरा आना जाना उनके यहाँ, उनका आना जाना मेरे यहाँ होता है, तो वो इसमें एकदम का मतलब क्लियर है कि वो चुनाव है, राजनीति है, उससे हम पर्सनलाइज नहीं हो पाते हैं। अच्छा, एक स्वयं का आकलन अगर आप करें, आप पिछले 4 वर्षों से लगातार चल रहे हैं, आप स्वयं का आकलन करिए, आपको क्या लगता है कि आप विधायक बनेंगे? 100% मैं विधायक बनूंगा, मुझे बनना ही बनना है। 2027 में? मुझे नहीं, जनता मुझे बनाएगी। 2027 मेरा अहंकार नहीं है जी। जनता का प्यार और जनता का विश्वास मुझे विधायक बनाएगा। 2027 में? 2027 में बनाएगा, 100% बनाएगा, और जनता बनाएगी। और तुलसीपुर विधानसभा एक क्षेत्र होगा जहाँ से एक मैसेज जनता देगी कि नहीं, हमारे बीच में नौजवान और जात धर्म मजहब को तोड़ के हम नए लीडरशिप को स्वीकृत करते हैं, और तुलसीपुर की जनता पूरे प्रदेश और देश में मैसेज देगी कि हम भी अपना नेता चुनना जानते हैं, हम अपने नेता को आगे करना जानते हैं। तो निश्चित तौर पे तुलसीपुर जनता का भी सम्मान मेरे सम्मान से जुड़ा है। अगर मेरी तपस्या है तो उनकी भी तपस्या है कि उनके ऊपर जो कलंकित किया गया है, जिस तरीके से धर्म और जात के रूप में उनको कलंकित किया गया है, उसको साफ करने का टाइम मेरे जो समय है वो तुलसीपुर की जनता के हाथ में। उनको इस बात का जवाब देना है समाज को, जो उनके ऊपर दाग लगा हुआ है विगत 20-25 वर्षों से। केवल धर्म केवल जात, केवल धर्म केवल जात। चुनाव हो रहा है, अंत तक सब कुछ सामान चल रहा है, बस जैसे जिस दिन मतदान होना है धर्म जात धर्म जात धर्म जात। ये तुलसीपुर की जनता क्या इस बार मैसेज देगी कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। हम बदलाव चाहते हैं, हम इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, हम एक साफ सुथरे छवि के नेता को अपने बीच में लाके और इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं चल पाएंगी। रिजवान जहीर पे जितने भी एक्शन हुए जी, आपको क्या लगता है क्योंकि वो क्रिमिनल हैं इसलिए हुए या फिर उनके धर्म के हिसाब से हुए? नहीं, देखिए वो संवैधानिक चीज़ें हैं, वो कानून के दायरे की बातें। मतलब उसमें राजनीतिक द्वेष आपको महसूस होता है? नहीं, राजनीतिक द्वेष वो तो उनके ही साथ के ही लोगों ने जो सारी चीज़ें हैं, वो तो उस विषय पे तो कानून के हाथ में, उस पर मेरी टिप्पणी करना कोई मतलब नहीं बनता। उनसे कैसे संबंध है रिजवान जहीर? संबंध मैंने आपसे कहा किसी से कोई वो नहीं है। अच्छा। संबंध देखिए, ठेकेदारी की कभी प्रथा घर में रही नहीं, कभी प्रथा किसी को बेवजह बदनाम करने की रही नहीं, कभी किसी चीज़ को ऐसा नहीं रहा कि हम इनको गलत तरीके से समाज में वो करके अपने आप को, तो इन चीज़ों से प्रभाव कुछ रहता ही नहीं। चुनाव हुआ, चुनाव लड़े, फिर उसके बाद सामान्य व्यक्तिगत अगर उनके जैसे कारनामे होंगे, उसका कानून है, समाज है, उनका दंड उनको मिलेगा। अगर आप विधायक चुने जाते हैं भुवन भाई, तो आप जनता के बीच आपकी जो प्रायोरिटीज़ होगी जी, कि पहले प्राथमिकता मेरी ये है काम करने की, सबसे पहले क्या करेंगे? तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि विधायक जो बने, जो भी प्रतिनिधि बने क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का, ये मेरा अपना मानना है कि उस समय लगभग क्षेत्र का हर पीछे बैठा, पंक्ति में बैठा हुआ कमज़ोर से कमज़ोर आदमी अपने आप को ये समझे कि नहीं, हमारे साथ अन्याय नहीं होना, हमारा जो लीडर है वो हमारी लड़ाई लड़ेगा, हमारे साथ कभी कोई ऐसी परिस्थितियाँ, देखिए हम किसी अपराधी को तो बचाने जाएंगे नहीं, कोई समाज में गंदगी व्यक्त कर रहा है उसको लिए लड़ाई हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन जो समाज का सामान्य आदमी है, जो जी खा रहा है, मेहनत कर रहा है,
अगर उसको ये महसूस जब तक नहीं होगा कि नहीं, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए जो व्यवस्था के तहत बनाया गया है, विधायक बनाया गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है, कल को अगर कोई भी आपात स्थिति, चाहे स्वास्थ्य संबंधी आती है, शैक्षिक संबंधी आती है, या कहीं कोई ज़बरदस्ती कहीं से किसी स्वरूप में, चाहे सरकारी अधिकारियों द्वारा या जो मनबड़ लोग हैं, तो उनको लगे नहीं, अगर 2-4 लाख लोगों ने वोट करके एक सदस्य विधानसभा बनाया है तो हमारी लड़ाई लड़ेगा, हमारी बात करने के लिए तैयार है। कमज़ोर आदमी, मैं सक्षम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी है कि उसके दिल में अगर जिस दिन आ जाएगा, वो समझूंगा कि मेरे सारे सपने। चुनाव जो भविष्य में होगा उसका निर्णय जनता की अदालत करेगी। जी। किसी कारणवश मान लीजिए 1% चांस ऐसा है कि प्रताप भुवन सिंह जी। चुनाव नहीं जीतते, जी। तो क्या करेंगे? राजनीति छोड़ देंगे, लोगों के से हट जाएंगे? बस नहीं, कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। कितना आपको चेंज करेगा? नहीं, चेंज जैसे अब एक, जैसे ये ह्यूमन नेचर, जैसे मैं ह्यूमन नेचर है जी ये तो आदमी का मूल स्वभाव है जी कि अगर आदमी सही दिशा में कार्य कर रहा है तो अगर कहीं थोड़ा वो होता है। अब हमारे यहाँ एक प्रसंग, मैं एक प्रसंग आपको बता दूं, आपने ऐसी बात छेड़ दी है। मेरे यहाँ चुनाव हुआ, महारानी बलरामपुर चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी से, नानाजी देशमुख लड़े जनसंघ से चुनाव। 77 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बताते हैं, किस्सा सुनाते हैं। उस समय नानाजी देशमुख चुनाव जीत गए बलरामपुर से। नानाजी देशमुख ने बलरामपुर छोड़ दिया कि आप लोग महारानी बलरामपुर को वोट नहीं दिए, जो सब कुछ आपको दिए तो आप हमारे, तो ये एक अलग विषय है, उसको मतलब मेरे पर्सनल। नहीं, मैं इस पे जाना चाहूँगा, जो पिछला चुनाव आप हारे जी, उस चुनाव के बाद दुख हुआ था आपको? नहीं, वो नहीं, हम जान रहे थे कि वो परिस्थितियाँ एकदम भिन्न थी, वो तो उसका परिणाम आप जानते थे? 100% मैं जान रहा था। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसीलिए मैंने कहा कि बहन जी ने जो मुझे संजीवनी दी, उसको मैं जब तक जिंदा हूं कभी मैं भूल ही नहीं सकता हूं, कभी भी नहीं भूल सकता हूं। बच्चों को भी बता जाऊंगा कि देखिए, जो कुछ भी मुझे आपके पिताजी को लड़ने की, समाज में चलने की क्षमता मिली, बहन जी ने दिया है, और ये बहन जी का आशीर्वाद है। हार जीत मैं जानता था, 1 हफ्ते का मामला था। चुनाव वहाँ पे सेंटीमेंट्स के हो रहे थे। एक जो थे नेताजी, पूरा परिवार जेल में था, एक माहौल बना हुआ था कि मतलब घर घर जाके पूरा लोगों से कहना कि अन्याय रोके लोग कह रहे थे। तो मैं उस परिस्थिति में अपने आप को, मैंने आकलन अपना कर लिया था। लेकिन चुनाव, आप विश्वास मानिए, आप पूछिएगा लोगों से दीपक भैया, कि चुनाव में मैंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि बीएसपी कहीं कमजोर लड़ रही है, या दल से या बल से या गाड़ी से या घोड़ा से या जनता से या रैली से या जनार्दन से, कहीं ये महसूस नहीं होने दिया कि बहुजन समाज पार्टी तुलसीपुर में कमजोर लड़ रही। वोट अलग बात है कि वोट उस समय परिस्थितियां भिन्न रही, चीज़ें इधर उधर हुई, लेकिन और इसका कारण है कि सकारात्मक आदमी हूँ, सकारात्मक रूप से सारे काम को करना जानता हूँ। जीते ना जीते, लड़ना लड़ना, हम जिस कुल से आते हैं, जो हम लोगों का इतिहास रहा है, आप जिस धरती पे बाबू देवी बकत सिंह जी के बैठे हैं, इतिहास स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरीके से रहा है, तो त्याग और तपस्या और लड़ाई का रहा है। हम लोग उन्हीं के ही वंशज, तो हम लोग इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो भुवन भाई से हमने बहुत लंबी चर्चा करी, विभिन्न मुद्दों पे बात करी, आपके राजनैतिक करियर के बारे में कि कैसे आपने शुरुआत करी, आपने परिवार से कितना सीखा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपका जो राजनैतिक ट्रेनिंग थी, एक तरीके से देखा जाए जो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स था, वहाँ आपने कैसे किया, आपके विचार क्या हैं, पार्टी के प्रति आपकी आस्था क्या है, आपने विस्तार से बताया कि पार्टी की नीतियों के प्रति पूरी श्रद्धा अपनी रखते हैं, और ज़मीन पर दूसरे विपक्षी नेताओं से अलग प्रताप भुवन सिंह लोगों के लिए उपलब्ध हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, सत्ता का विरोध करते हैं। आपने कमियां गिनाई, वर्तमान विधायक के क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या होना चाहिए, अपना एजेंडा भी गिनाया कि आप विधायक बनेंगे तो क्या क्या करेंगे, जनता के लिए, आपके लिए क्या क्या लेकर आएंगे। आपको प्रताप भुवन सिंह के विचार कैसे लगते हैं? आपको क्या लगता है कि प्रताप भुवन सिंह को अगर आप चुनेंगे तो किस तरह का परिवर्तन आपकी विधानसभा में आएगा, या फिर अगर आप नहीं चुनेंगे तो क्यों चुनेंगे, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रताप भुवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा पोस्ट से इस चर्चा के लिए। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए गोंडा पोस्ट।